नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और आज हम बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं, जो तीसरा वीडियो है। और मैंने आपको कहा था कि मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, वो माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए कि क्या डिफरेंस होता है उसमें, है ना। चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले माइटोसिस के बारे में देखिए। यह कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है ना। जो माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन, वो कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि जो मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है वह जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जिसके फलस्वरूप जीवधारियों में वृद्धि व मरम्मत होती है। माइटोसिस जीवधारियों में वृद्धि व मरम्मत करता है, जबकि इसमें क्या होता है, जनन कोशिकाओं में मियोसिस अगुणित गैमेट्स बनते हैं और जो निषेचन में भाग लेते हैं, फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि केंद्रक में एक ही विभाजन होता है माइटोसिस में, ठीक है, किंतु गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में समान रहती है। इसमें 2 बार विभाजन होता है, किसमें, मियोसिस में, ठीक है ना। मियोसिस में 2 बार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। और इसका मेन होता है महत्व क्या है, देखो, जो समसूत्री होता है उसका होता है विभाजन, वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक। कौन, समसूत्री यानी कि माइटोसिस। मियोसिस क्या करता है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान रखने के लिए आवश्यक होता है और जीवों में विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होता है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक और चीज़ लेकर आई हूँ आपके लिए, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अवस्थिति देख लेते हैं। डीएनए कहाँ पे होता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है, ठीक है। आरएनए कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होता है। अब पिरामिडिन जो क्षार होता है वो देख लीजिए कौन कौन से पाया जाता है, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में, जबकि आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। याद रखना, साइटोसिन दोनों में है, लेकिन इसमें डीएनए में थाइमिन है और आरएनए में यूरेसिल है। नेक्स्ट, प्यूरिन क्षार दोनों में समान होता है, एडेनिन ग्वानिन, और इसमें भी एडेनिन ग्वानिन, ठीक है। और पेंटोस शुगर, इसमें डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में केवल राइबोज होता है, ठीक है। और मेन होता है कार्य, डीएनए का कार्य होता है अनुवांशिक सूचनाओं का हस्तांतरण और आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। मेन होता है फंक्शन, यही पूछता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस में। टिश्यू चैप्टर करवा रही हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तक कोशिकाओं का समूह है, उत्तक यानी कि टिश्यू, ठीक है, उत्तक कोशिकाओं का समूह है, संरचना में समान होता है, कार्यकी में समान होता है, उत्पत्ति में समान होता है, ये उपरोक्त सभी गुणों में समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी गुणों में समान होता है। उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी मूलभूत संरचना, उत्पत्ति, कार्य समान होते हैं। उत्तक का अध्ययन उत्तक विज्ञान कहलाता है। रक्त, ब्लड कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लोएम, पेशी, ये सब टिश्यू के उदाहरण हैं। विभोज्योतक के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। पहला कि इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं लचीली होती है, इनमें पाए जाने वाला जीव द्रव्य पतला होता है, इनमें कोशिकाओं के मध्य अवकाश नहीं पाया जाता। इसमें असत्य बताना है, तो इसमें जो जीव द्रव्य होता है वो गाढ़ा होता है, ठीक है, पतला नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। देखो जो विभोज्योतक है ना, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इसमें कोशिका द्रव्य क्या होता है, गाढ़ा होता है। और पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। पात्रों में सदैव विभाजित होते रहने वाली अपरिपक्व कोशिकाओं के समूह को विभोज्योतकी उत्तक कहते हैं, ठीक है, जो कि पतली व लचीली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें आपको बताना है विभोज्योतक के जो प्रकार दे रखे हैं और उनका कार्य दे रखा है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। तो शीर्षस्थ में बोल रखा है तने की लंबाई बढ़ाना, पार्श्व में तने की मोटाई बढ़ाना, अंतर्विष्ट में तने की लंबाई और द्वितीयक में तने की पुनः लंबाई बढ़ाना। जो द्वितीयक विभोज्योतक होता है ना, वो तने की लंबाई नहीं बल्कि मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। ये गलत है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों गलत है ना। तो जो यहाँ पे दे रखा है कि सुमेलित नहीं है, ये वाला द्वितीयक विभोज्योतक जो होता है वो तने व जड़ के पार्श्व भाग में स्थित होते हैं, अतः ये लंबाई नहीं बल्कि मोटाई बढ़ाते हैं, और बाकी सब सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी जो उत्तक होता है विभोज्योतक से किस प्रकार भिन्न होता है वो, ठीक है ना। अंतर कोशिका अवकाश में, रसधानी में, कोशिका भित्ति में, इन सभी में। तो ये सभी में होता है, इन सभी में, ठीक है, इन सभी में भिन्न होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कथन और कारण दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। विभेदीकरण प्रक्रिया द्वारा विभोज्योतक मृदुतक निर्मित करता है। कारण, यह कोशिकाओं की परिपक्वन की प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती हैं। तो ये ना दोनों सही हैं, कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो विभेदीकरण प्रक्रिया होती है उसके द्वारा विभोज्योतक स्थायी उत्तक जैसे मृदुतक निर्मित करता है। विभेदीकरण कोशिकाओं के परिपक्वन की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती है, ठीक है ना।
इस प्रक्रिया द्वारा विभाजनशील विभोज्यत्व की कोशिकाएं अपने विभाजन क्षमता खोकर एवं विशिष्ट कार्य हेतु संपादन हेतु विशिष्ट आकृति एवं आकार वाली कोशिकाओं में स्थायी रूप से रूपांतरित हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थायी ऊतक। अब मृदु ऊतक के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यह भोजन एवं जल का संचय करता है, यह जीवित एवं सरलतम ऊतक है जो विभोज्योतक में विभेदीकरण का परिणाम है, यह जलीय पादपों में एरेनकाइमा कहलाता है क्योंकि यह इन पादपों में वायु के प्रवाह में सहायक होता है। ये गलत है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, भोजन एवं जल का संचय करता है और ये जीवित एवं सरलतम ऊतक है। तो तीसरा क्यों गलत है वो देख लेते हैं। क्योंकि ये जलीय पादपों में वायु के प्रवाह में नहीं बल्कि ये गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है। कौन, मृदु तक, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें दृढ़ोतक क्या लिखा हुआ है, पैक्टिन, कोलेनकाइमा के सेलुलोज, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, छाल, सुबेरिन। याद रखना जो दृढ़ोतक होता है ना उसमें पैक्टिन नहीं पाया जाता बल्कि क्या पाया जाता है उसमें, देखिए दृढ़ोतक जो होता है मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होता है। इन कोशिकाओं की भित्ति पर लिग्निन का जमाव होता है, ठीक है ना, लिग्निन का, पैक्टिन का नहीं होता इसमें पैक्टिन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। हाँ, इनकी कोशिकाओं के बीच जो होता है वो अंतर कोशिका स्थान नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए, और ये क्या करता है, पादपों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ोतक भी बोलते हैं इसको, इसके बारे में आपको असत्य बताना है। यह परिपक्व अवस्था में जीव द्रव्य युक्त होता है, इन पादपों को यांत्रिक सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करता है। यह संवहन बंडल, शिराओं एवं फलों तथा बीजों के छिलकों में पाया जाता है। तो इसमें जो केवल वन है ना वो गलत है, परिपक्व अवस्था में जीव द्रव्य युक्त होता है, ये गलत है, ठीक है। और इसमें गलत ही बताना था। तो इसमें पहला देख लेते हैं, क्योंकि यह जीव द्रव्य विहीन अर्थात मृत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। पादपों में श्वसन की प्रक्रिया में कौन सहायक होता है, एपिडर्मल ऊतक, दृढ़ोतक, कॉर्क या स्टोमेटा होता है जिसको कि छंद्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। रिंध्र या छंद्र जो भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में रंध्र। पादपों में श्वसन की प्रक्रिया में स्टोमेटा सहायक होते हैं। रंध्र पादपों की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म छिद्र हैं, ये विशेष रूप से पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। अब इसमें दे रखा है, आपको बताना है इसमें कौन सा, अच्छा गलत बताना है, ठीक है, असंगत है। तो इधर कोशिका के प्रकार दे रखे हैं। पहला है मीजोफिल, पत्तियों में उपस्थित हरित लवक युक्त मृदुत भरण ऊतक, कैम्बियम, जाइलम एवं फ्लोएम के मध्य उपस्थित द्वितीय विभोज्योतक, क्यूटिकल, पर्ण की बाह्य त्वचा पर उपस्थित मोम का स्तर और द्वार कोशिका, वाष्पोत्सर्जन में सहायक अर्धचंद्राकार कोशिका। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो जो अर्धचंद्राकार या वृक्काकार कोशिका से घिरे होते हैं उपस्थित रंध्र, जिन्हें द्वार कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। अब हम मैं ना केवल एनसीईआरटी ही नहीं कराऊंगी, ठीक है। इसमें अब हमने मर्ज करें घटना चक्र के एमसीक्यू, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा, एक मिनट, यहीं से शुरू है। चलिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा मतलब जो केंद्रक होता है उसके अलावा कहाँ पाया जाता है डीएनए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया डीएनए कहाँ पाया जाता है, ऊपर ही मैंने को डीएनए और आरएनए मंत्र बताया। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मुझे एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऊपर आपको पढ़ा चुकी हूँ डीएनए, ठीक है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ पे बदलती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या पेरोक्सिसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ये बीपीएससी 2019 में पूछ चुका है। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है और यही कारण है इसका हरे रंग का। कौन सा कथन सही है इसमें बताना है आपको, ठीक है। तो प्रयास लघुत्तम स्वजीवी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु समसकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं या रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो इसमें सही बताना है। तो ये तीसरा वाला जो है ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। जो पादप विषाणु होते हैं अविकल्पी परजीवी होते हैं जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं जनन करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, जो वायरस होते हैं उसके बारे में बता चुकी हूँ। इसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है जो कि डबल स्टैंडर्ड या एक वलयक सिंगल स्टैंडर्ड होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है, ठीक है ना, इसलिए जो सी है वही इसका सही है, बाकी गलत है। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये सबको पता होगा 46, ठीक है ना, 23 की जोड़ी होती है, टोटल 46 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले जोड़ों की संख्या बतानी। तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ 23 में 23 होती है, 23 की जोड़ी होती है ना। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या बहुगुण सूत्रता। इसका आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। देखो ये बीपीएससी में ही पूछ चुका है, उत्परिवर्तन ही अत्यधिक विविधता का कारण है। ठीक है। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, जिसे नव डार्विनवाद भी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं और उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं, और उसका कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन कहते हैं उसको। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। तो इसका आंसर हो जाएगा छिपकली में नहीं होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले वीडियो में। मैंने आपको बताया था प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। तो याद रखना, इसमें जो मैंने आपको बताया था, जो कोशिका भित्ति होती है ना, पादप कोशिका में होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था प्लांट सेल का, ऐसे करके आवरण जो होता है वो किससे बना होता है? कोशिका भित्ति से, जो एनिमल सेल में नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है, और जंतु कोशिका में इस भित्ति का अभाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो वो बता चुकी हूँ, सेलुलोज की कोशिका भित्ति ये नहीं होती है उसमें जंतु कोशिका में, जो कि पादप में होती है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पावर हाउस किसको बोलते हैं? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि क्यों बोलते हैं, आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? दोबारा आ गया वही क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। चलिए, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, वही हो गया पावर हाउस, शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। रिपीट हो रहे हैं, देखो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, ऐसे ही होते हैं स्टेट पीसेस वगैरह में। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, या दोनों ए और बी से? तो इसका आंसर याद रखना, प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है ना। देखो यहाँ पे दे रखा है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में किन निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ये मैं करवा चुकी हूँ क्वेश्चन पहले वाले चैप्टर में। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम की, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम की, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया की, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इसमें याद करो, मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम की भूमिका होती है प्रोटीन संश्लेषण में। और मैं आपको अभी जब ऊपर पढ़ा रही थी डीएनए और आरएनए में अंतर, तो उसमें भी था कि आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो राइबोज होता है उसमें, है ना, आरएनए राइबोज। ठीक है ना। और डीएनए क्या करता है? हस्तांतरण करता है अनुवांशिक उसको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ठीक है। यकृत, दीर्घअस्थि, अग्नाशय, तिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा तिल्ली। ठीक है, तिल्ली में बनती हैं। तो पढ़ लेते हैं। जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली और थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 16 स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में विचार कीजिए। कौन से कथन इसमें सही बताने हैं? ठीक है। चलिए, बीजपूटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाओं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है, और स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। और भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सर्जन किया जिन्हें कई प्रकार के उत्कों में विकसित किया जा सकता है। तो इसमें आपको क्या बताना, सही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा सही है, बाकी गलत हैं। पढ़ लेते हैं। देखो, स्तनधारियों में मोटे तौर पर दो प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका और वयस्क स्तंभ कोशिका। भ्रूणीय स्तंभ कोशिका बीजपुटी अवस्था से उत्पन्न होती हैं, जबकि वयस्क जो होती हैं वो विभिन्न
ऊतकों में पाई जाती है। वर्तमान में ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे कि भ्रूण को नष्ट किए बिना नई मानव भ्रूण या स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त की जा सके। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सर्जन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ठीक है, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने में क्षमता रखती है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो देखो केवल जो वर्ड होता है ना वो 90% एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, मतलब कहीं कहीं पे मतलब 90% की गलत होता है, तो ये गलत है, ठीक है ना। केवल भ्रूण में एम्ब्रियो में पाई जाती है, ये गलत है। पढ़ लेते हैं। स्तंभ कोशिका एक विभाजनशील कोशिका होती है जिसमें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। ये विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है और स्तंभ कोशिका शरीर के कई अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं क्या? एपोटोसिस, काल प्रभावन और डिजनरेशन या उत्क्षय, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस, ठीक है। क्या हो जाएगा? एपोप्टोसिस। पढ़ लेते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रतिविकास के समय होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या होता है? ठीक है ना। ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला या जल अपघटन। इसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। ये क्रेब्स क्यों पढ़ा था? क्योंकि साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने इसका किया था, इसकी खोज की थी। तो पढ़ लेती हूँ। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद जो होते हैं क्रेब्स चक्र हैं। ये चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और इसकी खोज की थी हैंस क्रेब्स ने, इसलिए इनका नाम क्रेब्स चक्र पड़ा था, ठीक है ना। चलिए अब है नेक्स्ट चैप्टर, इसी का नेक्स्ट चैप्टर है। तो इसका पहला चैप्टर है कि आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ये सबको पता होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। मेंडले थ्योरी पढ़ी भी होगी आप लोगों ने। अनुवांशिक विज्ञान का जनक बोला जाता है मेंडल को। फिर वही क्वेश्चन है कि जनक के रूप में कौन है? तो मेंडल है, ठीक है, जीजे मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने में किस जीवधारियों का उपयोग किया था? ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, गॉर्डन पी मटर या स्वीट पी। ये सबको पता होता है कि गॉर्डन पी मटर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ती हूँ। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। तो याद रखना लैंगिक जनन पर आधारित था मेंडल। देखो कायिक, जब मेन जो दो ही होते हैं जनन में, कायिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है ना। अभी मैं बताया था आपको माइटोसिस और मियोसिस में जो एक होता है कायिक जनन में सहायक, एक होता है लैंगिक जनन में सहायक। तो जो मेंडल का आनुवंशिक सिद्धांत है वो किस पे है? लैंगिक जनन पे, ठीक है ना, लैंगिक जनन। चलिए आगे बढ़ती हूँ। जीनोम चित्रण का किनसे संबंध है? तो रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण या मस्तिष्क का। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन्स का चित्रण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? राइबोसोम, क्रोमोसोम, प्लाज्मा, लाइसोसोम। इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम के द्वारा, ठीक है ना, क्रोमोसोम। जीवों में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में लाए जाते हैं और ये किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वॉल्डियर। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्डियर। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जलिका के धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमोटीन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं परंतु कुछ विषाणुओं में आरएनए के भी भाग होते हैं जैसे कि रियोवायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्रों की वंशगत का सिद्धांत किसने दिया था? देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये झारखंड पूछ चुका है 2021 में, तो ये बीपीएससी भी पूछ सकता है। मेंडल, सूटन एवं बोवेरी ने, ये मुलर ने या वॉल्डियर ने, और ये दिया था सूटन एवं बोवेरी ने। याद रखना सूटन एवं बोवेरी ने क्या दिया था? गुणसूत्रों का वंशानुगत सिद्धांत। जीन किसका भाग है? जीन ये आपको बताना है और ये उत्तराखंड पीसीएस पूछ चुका है। ये डीएनए का, डीएनए और हिस्टोन का, डीएनए और आरएनए का, या तो ये है डीएनए का एक भाग होता है जीन, ठीक है ना। चलिए प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोज अम्ल का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा ऐसे करके होता है, अणु होता है। इस अणु में छोटे छोटे खंड के जीन होते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1,00,000 जोड़ी, ठीक है ना, 1,00,000 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड 1,00,000 अणु होते हैं।
तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया आपने, ये इंपॉर्टेंट है कि किस में कितने होते हैं, डीएनए के अणु में इतने और इतने न्यूक्लियोटाइड 1 लाख अणु होते हैं, ठीक है ना, ये पूछ सकता है क्योंकि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, ये ऊपर आ चुका था। उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन, प्रजनन, इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, तो अभी आया था ये अनुवांशिकता की इकाई को, है ना, यूनिट जो होती है अनुवांशिक, वो होता है जीन, याद रखना जीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डीएनए में होता है, ठीक है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर होती है या वजन के साथ बढ़ती है, याद रखना हमेशा स्थिर रहती है, ठीक है ना। गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है, अगर बढ़ेगी ना तो वो मनुष्य नहीं, वो फिर कुछ और ही हो जाएगा पैदा, समझ रहे हो ना। तो चलिए, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, एंजाइम, हार्मोन, आरएनए या डीएनए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए, ठीक है। डीएनए ही होता है अनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार। अब है प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, ग्रेगोर जोहन मेंडल ने, टॉमस हंट मॉर्गन ने, बारबरा मैक्लिंटॉक ने या वॉटसन और क्रिक ने। तो इसका दिया था बारबरा ने, ठीक है ना। किसने दिया था, बारबरा, बस एक ही आना, बारबरा मैक्लिंटॉक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है, तो ये पूछ सकता है बीपीएससी। तो ये मैं आगे बढ़ती हूँ। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनता, ठीक है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कौन सा नहीं बनता है उसमें, एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन या साइटोसिन, ये ऊपर मैं बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा टायरोसिन नहीं बनता है, बाकी ये तीनों होते हैं, एडेनिन भी होता है, गुआनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, टायरोसिन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, अभी मैं आपको बताई थी मौजूद शर्करा क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में क्या होती है, केवल राइबोज, और इसमें डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। चलिए, डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए की खोज ऑप्शन है जेम्स वाटसन क्रिक ने, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जॉनसन, हरविंद खुराना। तो इसका आंसर होगा जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें ई दे रखा है इसका आंसर, देखो की तो मेन तो इन्हीं का नाम आता है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, लेकिन कुछ 2-3 नाम और भी हैं, लेकिन इसमें नहीं है वो नाम, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए आना चाहिए था, ठीक है ना। इसमें नहीं है, पढ़ लेते हैं नाम कौन कौन से हैं। देखो, जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक तो मेन है, वाटसन और क्रिक तो नाम आते हैं, और हैं एफ विल्किंस और फ्रैंकलिन, ठीक है, इन्होंने की थी खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने द्वारा की गई थी, मैं बता चुकी हूँ, वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी, ठीक है, वाटसन और क्रिक, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में, या इनमें से कोई नहीं, तो ये होते हैं आरएनए में, ठीक है ना, आरएनए में होते हैं। इसका फुल फॉर्म ही राइबो न्यूक्लिक ना, राइबोजाइम्स न्यूक्लिक एसिड होता है। और अब आपको बताना है कि इसमें अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, एक्सरे तकनीकज्ञ, या कोयला खनक, या रंगरेज और रंगसाज। और भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा इसमें बताना है कौन कौन से, तो इसमें जो आंसर है केवल और केवल 2 में, ठीक है। जो एक्सरे तकनीक वाले होते हैं ना, पढ़ लेते हैं। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है जैव उर्वरक, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं फटाफट से। पहला है कि निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है, एजोला, नील हरित शैवाल या अल्फा अल्फा। तो इसका आंसर देखो, एजोला भी होता है, नील हरित शैवाल भी होता है, ठीक है, अल्फा अल्फा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2। पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कौन कौन से, राइबोजियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पिरिलम हो गया, एस्ट्रोबैक्टर हो गया, नील हरित शैवाल, एजोला हो गया, है ना। और फॉस्फोरस घुलाने वाले बैसिलस, स्यूडोमोनास, है ना, एस्पेरिजिलस। और कंपोस्टिंग वाले सेलुलोटिक और लिग्नोलेटिक। पौधों की वृद्धि के में कौन कौन से होते हैं, स्यूडोनोमास, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोलिया, उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा सभी, सारे के सारे होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है, तो ईस्ट, क्लोरेला, एजोला, मोल्ड। तो अभी मैं बता चुकी हूँ एजोला, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन जैविक उर्वरक है? यहाँ पे फिर से एजोला आ जाएगा आंसर में, है ना, एजोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो इसमें दे रखा है एजोला, नीलहरी शैवाल, नाइट्रिलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा एजोला और नीलहरी शैवाल, लेकिन इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? नोस्टॉक, एनाबिना, एस्टोबैक्टर और माइकोराइजा। तो इसमें माइकोराइजा नहीं है नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है माइकोराइजा। ठीक है ना, माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालों के साथ, चावल के साथ, गेहूं, गन्ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, दालों के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों के द्वारा दी जाने वाली नत्रजन का रूप, मतलब जो नाइट्रोजन जो लेते हैं उसका रूप कौन सा होता है? नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल, क्लोराइड, ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट याद रखना। पशुओं और विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो ये है एजोला। ठीक है, एजोला याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नील हरित शैवाल के आगे जैव उर्वरक, ये बिल्कुल सही है। क्रायोसोपा, माहू नियंत्रण, ये भी सही है। बायो 902 सरसों का काइक्लोन, ये भी सही है। एस्टोबैक्टर जैव कीटनाशी, ये गलत है, ये सही नहीं है। पढ़ लेते हैं। एस्टोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि व विकास के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? गेहूं, चना, धान, सरसों। इसका आंसर हो जाएगा धान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। अभी मैं बता चुकी हूँ ऊपर ही, धान में किया जाता है, धान को। ठीक है ना। निम्न में से निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक हो जाता है? नील हरित शैवाल, हड्डी का चूरा, गोबर, यूरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका सहचारी कौन सा है? ये बता चुकी हूँ, नील हरित शैवाल। चलिए आगे। एजोला एक क्या है? जलीय फन, जलीय एल्गी, जलीय बैक्टीरिया, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है आपका जलीय फन। ठीक है, एजोला क्या है? एक जलीय फन है। पढ़ लेते हैं। जलीय फन जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो कौन है? एजोला है, जलीय फन एजोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु, में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो देखो अभी दोबारा रिपीट क्वेश्चन है, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। फसल उत्पादन में नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के द्वारा। फसल उत्पादन में नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि के द्वारा की जा सकती है। सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फेजुलियाई या राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है, जो सोयाबीन के लिए होता है। ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधों के साथ सहयोगी तथा सहजीवी के रूप में प्रयोग होते हैं, जीवित रहते हैं। लेगुमाचो से ग्रंथित बैक्टीरिया राइजोबियम जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो सोयाबीन में कौन होता है? राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है। और तिनिप्तिया घास, क्लोवर जिसको बोलते हैं, उसमें राइजोबियम ट्राइफोली होता है। लुसन में राइजोबियम मोललोती होता है। जलीय फन जिसमें एनाबिना एजोली होता है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ये पूछा हुआ है इसलिए कह रही हूँ, ये पूछ सकता है। ये नेक्स्ट ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, इसलिए आपको ये याद करने हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेती में बायोचार का उपयोग। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। हाँ, तो पहला है कि बायोचार
ऊर्ध्वाधन की वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जब बायोचर वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीय सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह बायोचर वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ये तीनों की तीनों बिल्कुल सही हैं। बायोचार उच्च कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप है जो मृदा में प्रयुक्त होता है। इसे प्रायः कृषि अपशिष्ट, धान, गेहूं, ज्वार की भूसी, कुक्कुट के अपशिष्ट इत्यादि के द्वारा पायरोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। इसका उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति व जल धारण क्षमता तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। बायोचार पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है तथा मृदा से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम, धान। आपको बताना है इसमें कौन नहीं है। तो नाइट्रोजन याद करना, जो दालें होती हैं ना वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, जबकि जो धान होता है वो नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान। धान इसका आंसर ये नहीं होता है, बाकी ये सब होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक। ठीक है। 2,4-D ये क्या है? 2,4-D ये है एक कीटनाशक, एक विस्फोटक, एक कवकनाशी, एक खरपतवारनाशी। तो इसका आंसर एक खरपतवारनाशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं। निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मल मूत्र, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं। तो इसमें जो तीसरा है ना कि अपशिष्ट को निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुआ धीमा कर देते हैं, ये गलत है। सही नहीं बताना है, तो यही गलत है। ठीक है ना। पढ़ लेते हैं। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए व अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, ना कि धीमा करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हो गया, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया यहाँ पे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो ऐसी आएगी, आधी एनसीईआरटी आएगी, मतलब थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे और थोड़ा बहुत घटना चक्र के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। दोनों को मर्ज करके लेकर आऊँगी, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। घटना चक्र में फैक्ट है और आपको पता चल जाता है, आइडिया पता चल जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है पीसीएस वगैरह। ठीक है ना। चलिए आपको जैसा भी अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में करिए, जो भी आपको सजेशन देने होंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।